था कि भी इसका जो है इस्तिफ़ा से राइब के साथ जो है वो उनका फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन अब इस तरफ तो इंडिया बिल्कुल आता ही नहीं है, और पाकिस्तान के हुक्मरानों का भी ये हाल है कि वो सिर्फ अपने मसाइल में, अपनी करप्शन में, अपनी दौलत को बढ़ाने के चक्करों में लगे हुए हैं, और वो लोग भी बिल्कुल भूल गए हुए हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं, कतई नज़र किसी एक का जिक्र किया जाए, जितनी भी सियासी क़यादत है वो कि मसला कश्मीर के लिए संजीदा नहीं है, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे हर एक का अपना अपना मसला है। कुछ गवर्नमेंट के मसाइल हैं, कुछ जो दूसरी पार्टियों के अपने मसाइल हैं, उनके पास शायद इतना वक्त ही नहीं है कि वो मसला कश्मीर को आलमी सतह पर अच्छे तरीके से उजागर कर सकें। क्या जी बिल्कुल बिल्कुल, कहने का ये मकसद है। इसमें सारे तकरीबन तमाम लीडरान हज़रात ही शामिल हैं। वो जो एक रटे रटाए लफ्ज़ होते हैं वो अक्सर अपने बयानात में दे देते हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का दिल है, लेके रहेंगे कश्मीर। लेकिन जिस तरह उन्हें इसको इंटरनेशनल लेवल पे जाके इस मसले को उठाना चाहिए और डेली बेसिस के ऊपर इसके ऊपर सोचना चाहिए, और इंडिया के साथ दोस्ती या फेवरेट नेशन वाला कोई चक्कर नहीं होना चाहिए। दुनिया में और बहुत सी कौमें या मुल्क ऐसे हैं जिनके साथ आप तिजारत कर सकते हैं। वो कि हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, और चॉइस बड़ी अच्छी होती है कि हमसाया के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ब्लड ऑफ कश्मीरीज। अगर वहाँ पे वो रोज़ाना जो है वो औरतों की इस्मत दरी हो रही है, बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, तो फिर तो इंडिया के साथ स्ट्रिक्टली जो है इस वक्त बात होनी चाहिए। किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए जब तक मसले कश्मीर को वो हल नहीं करते, या कम से कम मसला कश्मीर पे बात करने के लिए कम से कम टेबल पे तो बैठें। वो तो टेबल पे बैठने के लिए भी तैयार नहीं है। तो हुक्मरानों ने इस चीज़ को बिल्कुल जो है वो पीछे फेंक दिया और दूसरी प्रायोरिटीज़ को जो है वो फ्रंट लाइन पे डील कर रहे हैं। अदील लोधी साहब, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है कश्मीर के हवाले से, और ये जो 5 फरवरी को एक दिन मनाया जाता है, इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने क्या अपने जो है वो इनपुट दी है इसमें, और उनके क्या मौक़िफ़ है आपका? बिस्मिल्लाह, थैंक यू निसार भाई। पीटीआई बहुत क्लियर है जी, कश्मीर के मामले में, पाकिस्तानियों के मामले में, और क्रॉस द बोर्ड। कश्मीर वो हिस्सा है ख़त्ते ज़मीन का जहाँ से जो कि आइडियोलॉजिकली हम समझते हैं कि पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए था। कई वजूहत की वजह से नहीं बना। कई हुकूमतें आई, कई दहाइयाँ गुजर गईं जहाँ पे इस मसले को अप्रोच नहीं किया गया, अप्रोच उस तरह नहीं किया गया जैसे करना चाहिए था, और उसका हल ढूंढा नहीं गया। करारदाद वो जो यूएन की है उसको हम लेके बैठे हुए हैं, और ये कहते रहते हैं जी करारदाद है और हक़ खुद राज़ियत होगी, और कोई कराए ना कराए हम बस उसकी रोना रोते रहते हैं। देखिए, कोई भी फ़ैसला होता है, कोई भी मसले में अगर पेशरफ्त करनी होती है तो उसको परसू करना पड़ता है, उसको उसके मंतकी अंजाम तक लेके जाना पड़ता है। आप देख लें हमारी पिछली 70 साल की हिस्ट्री में किस हुकूमत ने इसको परसू किया, इस इशू को बना के जंगें लड़ी गईं, जंगें हारी गईं, लोगों की ज़िंदगियाँ गईं, लेकिन उस मसले को हल करने की तरफ किसने कोई कदम उठाया? लेकिन जो हुकूमत है इस वक्त देखें, नवाज शरीफ साहब जब अक़वाम मुत्तहिदा में गए उन्होंने ये मामला वहाँ पे भी उठाया। जब ओबामा से उनकी मुलाकात हुई थी शायद उस वक्त भी उन्होंने मसला कश्मीर को उनके कानों तक पहुँचाया था। तो हुकूमत को लगता है कि आपने जो इनपुट है वो दे रही है किस तरह से? मैं नहीं समझता कि जी दे रही है, क्योंकि देखें एक बात को कर देना और बात होती है, और एक बात को समझना कि वो इम्पोर्टेंट है और उसको परसू करना और बात होती है। आपके जिस फोरम पे हम जा रहे हैं, और यहाँ पे नवाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो समझते हैं कि हुकूमत के जो मसले मसाइल हैं उसको किस तरह हल किया जाए, उनकी पॉलिसीज़ हैं। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि जी हम चीज़ों को जो मुश्किल मसले हैं उन पे आंखें बंद कर ली जाए, और जहाँ पे कुछ मसले से काम चलाया जा सकता है इंडिया के साथ उसको लेके चला जाए, तो ये मेरे ख्याल से हमारी भूल होगी। आपको नज़र आ रहा है कि जैसे ही मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ओवरचर्स किए हैं उनसे बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप क्रिएट करने के। मैं नहीं कहता कि जी वो दोस्ती करना चाह रहे हैं या क्या सब कुछ भूल जाना चाहते हैं, ये तो टाइम बताएगा। लेकिन जितने ओवरचर्स हैं, अगर वो माहौल को बेहतर करने के लिए था, वो बिल्कुल बेकार गए हैं। इंडियन गवर्नमेंट की स्टांस बतदरीज डिफ़िकल्ट होता गया है और हार्डन होता गया है अप्रोच उनकी। गवर्नमेंट की ये सेंस है कि जी कश्मीर तो बात ही करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ नॉट एन इशू, इस पर बात ही ना की जाए। वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कर रहे हैं, वो अपने लीगल चेंजेस फ्रेमवर्क में चेंज कर रहे हैं जिसमें ये इशू ही ना रहे इंटरनेशनल लेवल पे। हम बातें करते रह जाएंगे, हमारी बात को सपोर्ट करने वाले भी गिने चुने ही लोग हैं।
उस्मान साहब, आप हुकूमत पाकिस्तान ज़ाहिर है इस वक्त जो है वो नून लीग की हुकूमत है और आप कह सकते हैं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि आप हुकूमत के नुमाइंदे भी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत इस वक्त जो मसला कश्मीर के मतलब उनका जो अपना एक मौक़िफ़ है उसको किस तरह वो आलमी सतह पर उजागर कर रहे हैं या कर रहे हैं भी या नहीं, जिस तरह लोधी साहब कह रहे हैं कि उनकी प्रायोरिटी में शायद शामिल नहीं है, आप क्या समझते हैं इस बारे में, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कश्मीर एक बहुत पुराना इशू है, एक जिस पर हम शायद बचपन से देखते आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं और मैं ख्याल जितनी ज़्यादा इंडिया ने कश्मीर के अंदर की है उसको आलमी सतह पर भी उसकी जो हिपोक्रेसी है ह्यूमन राइट्स इशू को उजागर न करना एक बहुत बड़ा फेलियर है इंटरनेशनल कम्युनिटी के तौर पर। जहाँ तक हुकूमत पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, मेरे ख़्याल से आपने भी अभी अपने सवाल में मेरे दोस्त से जो किया उसमें क्या कि मियां नवाज शरीफ जब अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करने गए, उन्होंने बहुत वाज़िया तौर पर कश्मीर का इशू उठाया और उस चीज़ को उन्होंने अर्ज किया कि इस मसले को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है और ख़ित्ते में एक पायदार अमन लाने के लिए मसला कश्मीर का हल करना इंतहाई ज़रूरी है। अब इसका एक दूसरा पॉलिटिकल एंगल है, वो ये है कि अब हमें कम से कम ये चीज़ हमने डिटरमिन कर ली है कि कश्मीर का मसला जो है वो जंगों के ज़रिए हल नहीं किया जा सकता। जैसा कि मेरे दोस्त ने भी कहा, हमने जंगें लड़ी और ये मसला अब जंग के ज़रिए हल नहीं हो सकता, इसको अब पॉलिटिकली ही हल करना पड़ेगा। और उसमें जो हमारी तरफ से जो चीज़ हमें समझने और मानने की ज़रूरत है कि चूँकि हम पाकिस्तान को पॉलिटिकली इतना मजबूत नहीं कर सके, डेमोक्रेटिकली इतने अच्छे तरीके से नहीं चला सके, जिसकी वजह से इंडिया ने हमेशा एडवांटेज लिया और वो डिक्टेटर्स के साथ और मुख्तलिफ अदवार में उनके साथ उनकी डिफरेंट किस्म की डील्स चलती थी। लेकिन इंडिया अपने आप को पॉलिटिकली बहुत मजबूत करता गया और अब देखें, चाहे उनकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है बहुत ज़्यादा कश्मीर के अंदर, लेकिन दुनिया उनके जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से वो रिसीव करते हैं कंपेयर टू पाकिस्तान। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें अपना जो घर है फर्स्ट इन ऑर्डर करना है, अपने घर को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल दुरुस्त करना है। और जब हम अपने आप को पॉलिटिकली मजबूत कर लेंगे और इकनॉमिकली मजबूत कर लेंगे तो कश्मीर के मसले पे ज़्यादा पायदार तरीके से और ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठा सकते हैं। सर, कश्मीर के मामले में क्या हमारे जो सरबराहान ममलकत कह लीजिए कि पिछला पूरा 5 साल का दौर जो है वो पीपल्स पार्टी ने गुजारा है, उस पीपल्स पार्टी के 5 साल के दौर में मसला कश्मीर ने किस हद तक जो है वो प्रोग्रेस की है और कितनी की है? अब जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है तो इनकी भी लगता है कि बिल्कुल उसी तरह से पॉलिसी जिस तरह से चली आ रही थी पीपल्स पार्टी की, उसी को फॉलो कर रहे हैं और आगे लेके चल रहे हैं। ये 5 साल भी इसी तरह निकल जाएंगे और कोई खास जो है वो मामला हल होता हुआ नज़र नहीं। आप नहीं समझते कि मसला कश्मीर को तरजीह बुनियादों पर जब भी आप दौरा करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब भारत का, ये भारत के साथ कोई डायलॉग करते हैं तो तरजीह बुनियादों पर पहला मसला यही होना चाहिए कि बातचीत यहीं से शुरू होगी, चूँकि यही वो मसला है जिसकी वजह से पूरे ना सिर्फ खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया का जो अमन है वो दाव पे लगा हुआ है। तो जब तक ये हाल नहीं हो जाता कहीं आगे नहीं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी इस वक्त तूल पकड़ा हुआ है वो भी शायद इसी का एक शख्स आना है, इसी की वजह से वो एक हिस्सा है कि उसके साथ लिंक करता है। आप नहीं समझते कि इस मसले को तरजीह बुनियादों पर पहले हल होना चाहिए ताकि हम ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि दुनिया में भी जो दहशतगर्दी की हवा चली है उसको काबू में ला सकें? देखिए, आपके सवाल में 2-3 सवाल हैं। एक तो मैं इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कर दूं। आपने कहा कि पीपल्स पार्टी के दौर में कोई खातिर ख्वाह उसमें जो है कश्मीर के इशू के ऊपर आवाज़ बुलंद नहीं की और शायद मियां नवाज शरीफ भी वैसा कर रहे हैं। इस चीज़ को मैं टोटली डिनाई करता हूँ। एक तो ये कि जितनी फोर्सफुली उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म के ऊपर आवाज़ बुलंद की, पीपल्स पार्टी के 5 साल दौर में कभी भी जरदारी साहब या उनके किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस तरीके से आवाज़ बुलंद नहीं की। दूसरा ये कि 5 फरवरी को आज तक कभी कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कश्मीर जाकर उन्होंने उनकी जो कश्मीर आज़ाद कश्मीर की असम्बली है वहाँ पर तकरीर की नहीं और वहाँ पर किसी किस्म का जश्न नहीं दिया। और ये मियां नवाज शरीफ पहली दफ़ा 5 फरवरी को गए और उन्होंने बहुत स्ट्रांगली जो है वो इस चीज़ को इंडिया की ह्यूमन राइट्स वायलेशन को कंडेम किया और इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली तरीके से डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने अपनी तकरीर में बयान किया कि कश्मीर को हमसे अलग नहीं किया जा सकता। अब दूसरी बात ये कि जैसा मैंने आपको पहले कहा कि अब इस मसले को आप मिलिटेरली तो अब सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको पॉलिटिकली ही सॉल्व करना है। पॉलिटिकली सॉल्व करने के लिए आपको एक जो बैलेंस ऑफ पावर है, जो मैंने आपको कहा, अगर हम रियलिस्टिकली देखें वो हमारे हक में कम है।
उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पहले इन हाउस को ऑर्डर करें, अपने अंदर मजबूती लाएं, अपने रीजनल और इंटरनेशनल जो हमारे ताल्लुकात हैं उसको मजबूत करें ताकि हम इंडिया के ऊपर अपना प्रेशर बढ़ा सकें, क्योंकि ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ताल्लुकात जो हैं वो डिटरमिंड होते हैं और जो दुनिया में जहाँ भी निगोशिएट होती हैं चीज़ें वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से होती हैं। लेकिन स्ट्रेंथ आप उस वक्त तक नहीं ले सकते ना जब तक ये मामला, देखिए दहशत गर्दी का सबसे बड़ा मामला इस वक्त पाकिस्तान को अगर कोई सामना करना पड़ रहा है तो वो दहशत गर्दी का है। तो मैं समझता हूँ कि दहशत गर्दी का एक बड़ा ताल्लुक जो है वो एक तहरीक कश्मीर से भी इसका ताल्लुक है कि तहरीक कश्मीर जो है वो जब उस पर इतना खातिर खा पाकिस्तान की हुकूमत या नहीं ज़ोर दे पा रही तो लोग जो है फिर वो बहुत सारी जो तंजीमें हैं फिर पाकिस्तान को दूसरी तरफ लेके जाने की कोशिश करती हैं। तो एक लिंक है उसके साथ, अगर आप उसको सॉल्व करेंगे, उसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो देंगे, ज़्यादा तवज्जो देंगे तो दहशतगर्दी में कमी वाक़ई हो सकती है। आप नहीं समझते ऐसा? जी देखिए, मैंने आपको पहले कहा, पहले हमें अपना इन हाउस जो है वो ऑर्डर में लाना है, ठीक है, अपना घर जो है वो हमें ऑर्डर में लाना है। उसके लिए जितना आखिरी 1.5 साल में दहशतगर्दी के इशू के ऊपर मुस्लिम लीग नून ने कार्रवाई की है, शायद ही पॉलिटिकली किसी गवर्नमेंट ने की। ऑफ कोर्स आर्मी जो है वो एक्टिवली जाके लड़ती है और वो जाके उस पर इन्फोर्स करती है, लेकिन पॉलिटिकली जो कवर अप है 21वीं तरमीम आपके सामने है, फौजी अदालतें काम करने के लिए मियां नवाज शरीफ का जो पॉलिटिकल रोल है वो किस तरह से उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया वो आपके सामने है। तो हम अपने घर को पहले इन हाउस ऑर्डर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि विद इन 2-3 ईयर्स वंस वी आर मच स्ट्रॉन्गर इन हाउस हम मज़ीद फोर्सफुली जो है कश्मीर के इशू को उठा सकेंगे। नसीम सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान के लिए मसला कश्मीर की हद तक अहमियत का हामिल है और क्या पाकिस्तान जो है जिस तरह से हमारे दोस्त जो है उस्मान साहब कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो सिंसियरली उस पे काम कर रही है, तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से एक चीज़ आगे चलनी चाहिए थी वैसे ही चल रही है और इसकी अहमियत जो है मसला कश्मीर की पाकिस्तान देखिए में जी, मसला कश्मीर पाकिस्तान के लिए तो टॉप प्रायोरिटी है। जब 1947 में पाकिस्तान बना था उसके साथ ही मसला कश्मीर को हल कर देना चाहिए था एज सुन एज पॉसिबल। अब ये जो 66 साल गुजर गए हैं और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन बनी हुई है, तो वो लाजमी बात है कि ये जान के इस मसले को रखा गया था और बरतानिया इसमें पूरा ज़िम्मेदार है क्योंकि ये उस वक्त मौजूद था, इन्होंने दोनों मुल्कों को आज़ाद किया था। आज तक वो बोन ऑफ कंटेंशन पाकिस्तान इंडिया के बीच में चल रही है जिसकी वजह से पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस दुरुस्त नहीं हो पा रहे। जहाँ तक अभी पीपल्स पार्टी की बात की थी, मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी दौर में कुछ ना कुछ कश्मीर पे ज़्यादा बात होती थी क्योंकि कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है और वहाँ के जो सदूर और जो वज़ीर आज़म रहे हैं वो बड़े सख्त अल्फाज में हमेशा इंडिया को ललकारते रहे थे। अगर आप नवाज शरीफ की गवर्नमेंट की बात करेंगे, ये कह रहे हैं कि हाउस ऑर्डर में होना चाहिए, ये तो बड़ी हाउस ऑर्डर करते रहेंगे, ये तो मसले कश्मीर के साथ इसको रिलेट नहीं करना चाहिए। हाउस इन ऑर्डर करने के लिए अभी आप देखें जो जुडिशल कमीशन बनने की बात हो रही है उस पर तो मियां नवाज शरीफ साहब तैयार नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, उन्होंने हाउस के ऑर्डर के लिए लेके आना है। दूसरी बात यह है कि मियां साहब का विजन किसी चीज़ में है ही नहीं। मसला कश्मीर तो बहुत बड़ा मसला है, उसको मसले को हल करने के लिए तो कोई थोड़े समझदार अक्लमंद लोग होने चाहिए। इनका तो हाल ये है कि इनको मिलिट्री ऑपरेशन का जो है वो शुरू कर देते हैं, आर्मी चीफ ने इन एक्शन लेने शुरू किए हैं। जो दहशत गर्दी की तंजीम में ये क्रेडिट लेना चाह रही है नून लीग, इनका कोई ताल्लुक ही नहीं उस चीज़ से। आप देखें इनका जो वज़ीर दाखिला है उसको ये नहीं पता होता कि किस वक्त धमाका कहाँ पे हो रहा है, किस पे हो रहा है। वो कह रहा है जी कि शिकारपुर में हब बना हुआ है, इन्हें पता है कि हब अगर वहाँ बना है तो वहाँ पर आप एक्शन क्यों नहीं करते हैं, ठीक है ना। निकम्मे तरीन लोग वजारतों पे बैठे हुए हैं। ख्वाजा आसिफ बिजली पे क्या शोर मचाते थे, राजा अपना परवेज़ अशरफ के दौर में 2 साल में क्या परफॉर्मेंस दे ली। ख्वाजा साद रफ़ीक आप देख लें, रेलवे का पहले से भी बुरा हाल कर दिया। उसी तरह चौधरी निसार चक्री से बाहर नहीं निकलते, चक्री से इस्लामाबाद। इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक इनसे लाख दर्जे बेहतर था, कम अज़ कम पाया तो जाता था, नज़र तो आता था, मौजूद तो होता था। तो बात है विज़न की। जब तक लीडर कोई ऐसे नहीं आएंगे जिनके पास विज़न हो, इंटरनेशनली वो बोल्डली बात कर सकते हैं। माज़रत के साथ मियाँ साहब तो इंटरनेशनल मीडिया के सामने इंग्लिश में बात भी नहीं कर सकते, तो आप अपना नुक्ता नज़र दूसरों के सामने कैसे रखेंगे। तो जब तक ये बोल्ड स्टेप नहीं लेंगे, इनका विज़न ब्रॉड नहीं होगा, ये मेट्रो और दूसरी चीज़ों से इनका जहन बाहर नहीं निकलेगा, मसला कश्मीर इसी तरह सर्द खाने में चलता चला जाएगा। और ये और भी आप देख लें कि ये जो दहशतगर्दी बढ़ रही है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर कश्मीर का मसला हल हो जाता है, दुनिया में
दहशतगर्दी कम होगी, क्योंकि वही पहले मुजाहिदीन थे, जब उनको काम नहीं मिला तो उनको दूसरी तरफ आपने अफ़गानिस्तान में लगा दिया, जब अफ़गानिस्तान से छोड़ के चले गए उनका कोई परसाने हाल नहीं था, वो उज़्बेक थे, ताजिक थे, जो सऊदी आए थे, उन्होंने वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपनी तंजीमें बना ली, अल-कायदा बन गई। अब आप देख लें दुनिया का क्या हाल है, और सबसे ज़्यादा नुकसान इस वक्त पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। इन सब लीडर हजरात को कभी इन्होंने कश्मीर कॉन्फ्रेंस नहीं की, सब ने मिल के पार्लियामेंट को बचाने के लिए सब आ गए, एकदम से आगे आके पार्लियामेंट को बचाना है जी, तो वो सारे चोर इकट्ठे हो गए और उन्होंने पार्लियामेंट को बचा लिया जनाब। लेकिन कभी कश्मीर को उस पे हुआ है कि 5 फरवरी को ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, उसमें इमरान खान साहब बैठते, नवाज शरीफ बैठते, जरदारी बैठते, और कोई सख्त अल्फाज में सख्त उसके साथ इंडिया को ललकारते, इंडिया को कहते कि भाई आप इस बात पे आप बैठें और आपको एज जो है मसला कश्मीर हमारे साथ डिस्कस करना चाहिए, ये प्रायोरिटी मैटर है। और इसको दुनिया में भी वजारत खारजा ही नहीं है, वज़ीर खारजा ही नहीं है मुल्क का, तो आप अपने मसले को किस तरह उठाएंगे, किस तरह कश्मीर इशू को उजागर करेंगे। ये जो कश्मीर इशू कुछ नज़र आ रहा है, ये आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, ये लोग इसको ज़िंदा रखते हैं, ये लोग कोशिशें करते रहते हैं, कोई ना कोई सिलसिला चलता रहता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स तो बिल्कुल इसको एक बस इशू के तौर पे इस्तेमाल कभी कभार कर लेती हैं, लेकिन किसी में इतने गट्स नहीं है कि ये इसको आगे लेके चले। इसके लिए विजन दरकार है, कोई जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जैसा बंदा हो जो यूएनओ में बोला था जाके, जो दुनिया को अपना मैसेज दे सकता हो। हमारे लीडर हज़रात तो बात नहीं कर सकते इंग्लिश मीडिया के सामने, इधर उधर देखते हैं, तो फिर वो क्या मैं इंतजार करता बात करने लगे। भाई बात बहुत अच्छी की इन्होंने। देखिए आपकी क्लैरिटी आती है, उस्मान साहब बहुत अच्छी बात की, हाउस एंड ऑर्डर होना चाहिए। देखिए स्लोगन तक तो ठीक है, लेकिन हाउस एंड ऑर्डर क्या हुआ है, व्हाट्स बीन डन इन द पास्ट ऑलमोस्ट 2 years, छोड़ दें उसको। हम बात करें कश्मीर की फॉरेन पॉलिसी की। हम कहते हैं जी इंडिया सारे काम गलत करता है, फिर भी उसकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, उसकी बात सुनी भी जाती है, बात करने की उसके वजन भी होता है। ना हमारा फॉरेन मिनिस्टर, ना हमारी क्लियर फॉरेन पॉलिसी है, ना हमारी इंटरनल पॉलिसी है टूवर्ड्स ओवरसीज मैटर्स। हमें तो अभी तक ये नहीं पता कि हमें कौन रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान को ऑन द इंटरनेशनल सीन, और इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या है इंटरनेशनल लेवल पे। देखें आपको अगर इंटरनेशनल मसला हल करना है, आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, अपने मौक़िफ़ पे उनको लाना पड़ेगा कि जी इसको माने, और उससे जब वो मान जाएंगे फिर ही आपके मसले के हल को की तरफ आप जा सकते हैं। अभी हो क्या रहा है कि जी अब ये जो मसला रह गया कश्मीर का, ये तो ऐसे है कि जैसे कि एक इशू है, हम हाथ छोड़ चुके हैं, ठीक है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसी को ही मान लेते हैं, उधर आप रखें इधर हम रखें, जैसा चल रहा है चलने दो, लेट्स टॉक अबाउट अदर थिंग्स। इस पर बात कर लेंगे कभी जब टाइम मिलेगा। और या तो अगर फ़र्ज़ कर लें कि जी ये भी अगर एट हाईएस्ट लेवल ये एग्री होता है दोनों गवर्नमेंट्स में कि लुक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, हम एग्री करेंगे इस पर बात करने के लिए, लेकिन फ़िलहाल इसको पीछे छोड़ते हैं, चलें समझते हैं उसकी भी कोई सियासत होती। एक तरफ एक गवर्नमेंट पूरी ज़ोर से बता रही है कि कश्मीर कहीं नहीं जा रहा, हमारा हिस्सा है और इस पर हम बात भी नहीं करेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं जी वी विल टॉक अबाउट लेटर। आपसे कौन बात करेगा? इंडिया बात करेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी बात करेगी, जिसमें आपकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है। आपकी पॉलिटिकल इस वक्त कोई डिप्लोमेटिक एफर्ट नहीं है ओवरसीज़, ना सिर्फ पाकिस्तान को मनवाने के लिए। कश्मीर इशू तो बहुत तीसरे चौथे पाँचवें नंबर पे कहीं पे है शायद। इस इशू पे तो नज़र आ रहा है क्वाइट क्लियर कि जो पाकिस्तानी करंट गवर्नमेंट है उसने कोई एफर्ट नहीं की, इनफैक्ट शायद कुछ डैमेज ही किया होगा, जो इन्होंने बहुत ज़्यादा MFN वाली बात शुरू कर दी इंडिया के साथ। उस्मान खान साहब, जैसे कि दोनों मेहमानों ने ये भी बड़ा ज़ोर दे के कहा, और अक्सर हमारे प्रोग्राम में बल्कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है ये बड़ा एक अहम इशू है, क्योंकि आप जब दूसरे ममालिक के साथ अपने डिप्लोमेटिकली उनके साथ अपने मसाइल को डिस्कस करते हैं या कोई भी अपना इशू दुनिया के सामने लाते हैं, तो फॉरेन मिनिस्ट्री जो है बड़ा अहम रोल है। क्या पाकिस्तान में मुस्लिम लीग के पास शायद कोई इतना काबिल आदमी नहीं है, या जो मियाँ साहब हैं वो नहीं समझते कि कोई इस काबिल है कि उसको फॉरेन मिनिस्ट्री दी जाए? आप क्या कहना चाहेंगे? और बाकी के जो आपने पूरा जवाब जो इन हजरात ने किया उसको भी साथ लिंक कर लें। देखें, ये मेरे जो दो दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप उनकी अगर गुफ्तगू पे गौर करें तो उनकी जो गुफ्तगू का जो नेचर है वो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स है, राइट। एक जनरल सी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी, वो नकम्मा है, वो चोर है, ये वो है, जिस तरह मेरे दोस्त ने कहा, आई डोंट एंडोर्स दैट स्टेटमेंट। जिस तरह से अगर सियासतदानों में कोई लोग गलत हैं तो जर्नलिस्ट में भी लोग गलत हैं, तो ये अक्रॉस द बोर्ड है हमारे माशरे में प्रॉब्लम, कि सिर्फ एक सेगमेंट में नहीं है। इस वजह से किसी को जर्नलाइज करना मेरे ख्याल से
आई डोंट इंडोर्स दैट स्टेटमेंट। सेकेंडली, मेरे दोस्त ने बात की कि दहशतगर्दी में मिलिट्री ने जाके ऑपरेशन शुरू कर दिया और ये वो कर दिया, तो आखिरी 10 साल से क्यों नहीं जो है वो शुमाली वज़ीरिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन कर रही थी? कोई इसका जवाब है? शुमाली वज़ीरिस्तान जी, में मैं आपकी हो रहा बात में बिल्कुल बोलता हो नहीं, रहा, मैं बिल्कुल मुझे हो रहा है। काइंडली मेरी बात उसमें ख़त्म वहाँ करने पे दें। ऑपरेशन आखिरी चलता 10 साल में शुमाली information ही नहीं वज़ीरिस्तान, इस बात की। जी आप बात कर लें, मैं चुप कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात कर रहे हैं 10 साल से, क्या जब से जंग शुरू हुई उस वक्त से शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हो रहा है। हाँ, ये कहा जा सकता है कियानी साहब ने उस तरह स्टेट होके जो है वो एक्शन नहीं लिया, और उसका हमें क्रेडिट जनरल राहिल शरीफ को देना पड़ता है कि उन्होंने आके क्विक एक्शंस लिए और उसको एक्सपेंड किया है, जो एक्सपेंड किया अपने ऑपरेशन को। कियानी साहब थे, उनके मतलब ये अभी पिछले दिनों क्या नाम है अपने परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी ये कहा था कि वो शायद खाइफ थे या वो फैसला नहीं कर पा रहे थे, तो शायद उनके दिल में हर बंदे की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। आप जज रखें, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मैंने अगर आपने मुझसे सवाल किया है तो आप मेरा जवाब मुकम्मल सुने, और कोई दूसरा मेहमान अच्छा, है उसको मेरी बात सुननी चाहिए जिस तरह मैं उनकी बात सुनता हूँ, और फिर मेरी बात ख़त्म होने पर वो अपनी, जब उनकी बारी आए, उनका एक महज़ब तरीके से बात करने का यही तरीका होता है, ठीक है ना जी। अब मैंने आपको जैसे कहा कि चले ये फ़ौज की बता रहे हैं ना, कियानी साहब ने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, फलानी किया, इसका मतलब है फ़ौज में भी कमी है कहीं ना कहीं, ये चीज़ मानने की बात है ना। अब अगर जनरल रहील साहब ने कोई एक्शन लिया तो सारा क्रेडिट उनको दे दें, और जो उनके प्रीडिसेसर उन्होंने ये नहीं किया तो उनको फिर क्रिटिसिज्म करें हम। तो बहरहाल मैं आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करता हूँ, बड़े वसूख से कर देता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि जो फ़ौज थी उसके अंदर जब से जनरल रहील शेफ आए वो बड़े एक्टिव चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और वो उनकी बड़ी एफर्ट्स हैं, लेकिन ही वांटेड टू हैव अ पॉलिटिकल बैकअप ऑन हिज ऑपरेशन। विदाउट पोलिटिकल बैकअप आर्मी आखिरी 10 साल से नॉर्दर्न वज़ीरिस्तान में नहीं जा रही थी। दैट वॉज द रीज़न दे वर नॉट गोइंग टू अटैक नॉर्दर्न वज़ीरिस्तान ऑन फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन। मियाँ नवाज शरीफ ने उनको एक पोलिटिकल जमात तो पोलिटिकल कवर ही सिर्फ दे सकती है ना, ये हथियारों से लड़ना तो फौज का काम ही होता है जाकर। आप देख लें, जब भी कभी अमेरिका किसी जगह इन्वॉल्व होता है तो प्रेसिडेंट जो है वो पोलिटिकली सपोर्ट करता है, जो मिलिट्री जनरल्स होते हैं वो ऑन ग्राउंड जाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, अटैक करते हैं। अब जो है वो सपोर्ट आपने जो की है, दे डिड जस्ट सपोर्ट और दे हैव टू डू इट। देखें, मैंने आपको जैसे करना पड़ी या आप समझते हैं? देखें, आप मुझे बताएं, जनरल रहील शेख जब जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, मियाँ नवाज शरीफ ने उस वक्त ऑपरेशन नहीं होने दिया, क्योंकि उस वक्त हम नेगोशिएशंस की कोशिश कर रहे थे, राइट। ये तो नहीं था कि जनरल रहील शेख आए और उन्होंने जाते के साथ ही नॉर्दर्न वज़ीरिस्तान पर हमला कर दिया, ऐसा तो नहीं ना हुआ। उनको रोके रखा काफ़ी देर तक। उन दिनों हमने पीटीआई के साथ भी नेगोशिएट किया, एक पूरी कोशिश की कि नेगोशिएशंस हों, किसी ना किसी तरह मतलब बातचीत के ज़रिए हल हो, वो नहीं हुआ। अब फ़ौज जो थी वो ऑफ कोर्स उसमें एक स्टेक होल्डर है, हमें उनकी भी बात सुननी है। हमारे जवान जो हैं उधर जाकर जंग लड़ रहे हैं, वो शहीद हो रहे हैं, तो एक ज़ाहिर बात है एक उनकी तरफ से बात भी आ रही थी, और नेगोशिएशंस ब्रेक डाउन होने की वजह से वी वर ऑन बोर्ड एक्चुअली ऑन दैम टू गो अहेड। और आपने देखा कि उस वक्त के बाद से मियाँ नवाज शरीफ ने मुड़ के नहीं देखा, किसी किस्म की नेगोशिएशंस, किसी किस्म की बातचीत को उन्होंने ब्रश साइड रखा और फुल बैकअप किया आर्मी के पीछे। और मैं इसमें दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी किसी हद तक क्रेडिट दूंगा, ये कि सिर्फ ये नहीं है कि मुस्लिम लीग नून उसके पीछे थी, पीपल्स पार्टी ने भी उनका साथ दिया, इन्होंने भी कुछ हद तक दिया, दूसरी सियासी जमातों ने भी दिया। देखिए, हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमें हर चीज़ जो हम अच्छी चीज़ हो रही होती है फ़ौज के हक़ में डाल देते हैं और पॉलिटिकल पार्टी को डिसक्रेडिट करते हैं। इसी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का फ़ायदा इंडिया हमसे लेता। और हमारे बहुत से जो लोग हैं जो मीडिया में हों या दूसरे NGOs में हों या XYZ हो, वो इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं। हमें अपने पॉलिटिकल सिस्टम पे गौर करना है। मैंने आपको पहले कहा, आपने हमसे पूछा हमने कश्मीर के मसले को किस तरह हल करना है, मैंने आपको उसका जवाब दिया है कि हमारी पॉलिसी ये है कि पहले अपने घर को ऑर्डर में लाएं और उसके बाद हम दूसरे मसलों पे हमारी पूरी कोशिश है कि हम एंगेज करें। जी, मैं वही कह रहा हूँ, हमारी पूरी कोशिश है कि हम इंडिया के साथ एंगेज करें, लेकिन पहले हमें अपने घर को मजबूत करना है। आप जब घर से मजबूत नहीं ना होते, आप महल्ले के जाके मसले मसाइल हल नहीं कर सकते हैं। आपको पहले अपने घर को मजबूत करना है, और इंशाल्लाह हमारा पूरा यकीन है कि 2018 तक पाकिस्तान एक बहुत बेहतर मुल्क होगा। और हम इसके साथ साथ पूरी कोशिश है कि हम एक रीज़नेबली तरीके से इंडिया के ऊपर अपना प्रेशर मेंटेन रखें और मसला कश्मीर को किसी न किसी हद तक किसी नतीजे की तरफ लेके जाएं। घर के एक हिस्से पर अगर जनाब किसी ने कब्ज़ा किया हो तो उस पर किस तरह से फिर आप जो है वो उसको स्टेबल रख सकते हैं? नसीम साहब, ये बताइए कि क्या जो भारत है वो मसला कश्मीर के बारे में संजीदा है? चूँकि इस वक्त जब ओबामा वहाँ पे आए हैं और पूरी वादी में उस वक्त जो है वो बिल्कुल कर्फ्यू लगा हुआ था,
और ओबामा ने और जो हुकूमत भारत है उन्होंने कोई मसला कश्मीर के मतलब पाकिस्तान के मतलब कोई स्टेटमेंट दी नहीं, जैसे कोई मसला है ही नहीं उनके दरमियान। तो आप क्या समझते हैं कि भारत संजीदा इन मामलात में? या पहले मैंने भाई ने एक दो बातें की, उसका ज़रा मैं जवाब दे दूँ। उन्होंने कहा साफ़ी करप्ट होते हैं या मीडिया बड़ा एक्सप्लॉइट करता है। तो वो तो देखें, ब्लैक शिप्स तो हर पार्टी हर जगह पे मौजूद होती है। पार्टी वर्कर्स भी जो होते हैं वो भी कब्ज़ा माफिया में इन्वॉल्व है अपनी हुकूमत का। मतलब अभी आपने देखा कि चौधरी सरवर साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, तो उन्होंने सबसे बड़ी क्या बात की है कि गवर्नमेंट नॉन सीरियस है, ये कब्ज़ों में इन्वॉल्व है। जितने बड़े लोग हैं ये लैंड ग्रैबर्स हैं, लैंड माफिया है, ये लोग तो इनका वो मैंने कहा ना विजन ही नहीं है, इनका मकसद ही कुछ और है ना, यहाँ से दौलत समेटना और बाहर के मुल्कों में अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाना। इसलिए ये तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, हाउस इन ऑर्डर है। जब सारी चीज़ें चल रही हैं तो वो चल रही हैं। राहिल शरीफ साहब ने जब कराची एयरपोर्ट पे अटैक हुआ था तो उन्होंने खुद डिसीजन लिया है। मियां नवाज शरीफ को तो पता ही 2 दिन के बाद चला था, ठीक है ना। तो ऑपरेशंस तो वज़ीरिस्तान में चल रहे हैं, पहले दिन से ही चल रहे हैं। जब कियानी साहब भी थे, दूसरे भी थे, वहाँ तो फ़ौज मौजूद है टोटली। लेकिन राहिल शरीफ ने जो है वो स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए हैं, उसके बाद उन्होंने जो है वो चीज़ों को तेज़ किया। जैसे अभी चौधरी निसार साहब कहते हैं जी कि 90% जो है मदरसे जो है वो ये प्रो तालिबान जो है ना ये सोच है, और ये पार्टी भी है ना। देखिए शहबाज शरीफ तकरीर में कह रहे हैं जी तालिबान से कि जी पंजाब पे हमला ना करना यार, मतलब पंजाब को वो ले रहे हैं, बाकी पाकिस्तान पे हमले करते रहो। उसके बाद भी आप देखें अहमद लुधियानवी से इनके ताल्लुकात राना सनाउल्लाह से छुपे नहीं हुए हैं, तो ये तो करना ही नहीं चाह रहे थे। ये नेगोशिएशंस कातलों के साथ कर रहे हैं जो इन्होंने बदतरीन बर्बरियत की है पाकिस्तान के बच्चों पे, औरतों पे, कहाँ उनके साथ ये जाके नेगोशिएशंस कर रहे थे। राहिल शरीफ ने शटअप कॉल करवाई है ना कि नो मोर नेगोशिएशंस, लेट अस टेक द टास्क, और दे हैव टेकन द टास्क। इस तरह से होता है ना कि देखिए जो पॉलिटिकल पार्टियां होते हैं वो अपने तरीके से काम करती हैं, और जो आर्मी या अस्करी कुव्वतें होती हैं वो अपने तरीके से काम करती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टियों को और भी बहुत सारे मसाले होते हैं। अगर इस तरह से बगैर कंसेंस बिल्ड अप किए अगर जाके आप चढ़ाई कर देते हैं तो वो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ या उस पार्टी के ख़िलाफ़ अगेंस्ट की जाती है। तो जमहूरियत में तो ये होता है पार्टी जो है या हुकूमत जो है वो बड़ी वनरेबल होती है, वो कोई भी डिसीजन इतना आसानी से नहीं ले सकती जितनी एक फ़ौज ले सकती है। तो फिर इस हवाले से बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। इसी तरह होना चाहिए, जहाँ पे जमहूरियत परवान चढ़ चुकी हो, जो जैसे एडवांस कंट्रीज़ हैं वहाँ पे यही होता है। लेकिन हमारे मुल्क के ये वाले हालात अभी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ परवान नहीं चढ़ती क्योंकि बीच में मार्शल लॉ आ जाते हैं। तो वो जो इंडिया के पास स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी पाकिस्तान के पास नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ मसाइल ऐसे चल रहे होते हैं कि ये जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है ये 2001 से चल रही है। अगर आपको नवाज शरीफ की तकरीर याद हो, उसका क्लिप मौजूद है। अब तो मीडिया ने आपको बड़ा फैसिलिटेट कर दिया है कि हर चीज़ जो आप कहते हैं वो आपको दोबारा आईना दिखा देती है, कि उसमें कह रहे हैं कि हम ओपोजिशन में बैठे हैं, मेरे पास टीम मेरी तैयार है और हमें किसी प्रेपरेशन की ज़रूरत नहीं है। द डे वी विल कम इनटू द गवर्नमेंट विल स्टार्ट वर्किंग। मेरी वो टीम किधर गई? वो टीम को तो पहले से सारी चीज़ें तैयार होमवर्क करके बैठना चाहिए था। 2 साल गुजर गए हैं, 2 साल आंखें बंद करते दोबारा गुजर जाएंगे, तो 5वां साल तो इलेक्शन का साल हो जाएगा। वैसे इलेक्शन तो खैर इस साल भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तवक्को है कि वो किस बुनियाद पे आप कह सकते हैं कि इस साल में इलेक्शन हो सकते हैं? इस साल में इसलिए कि अगर ये थैले खुलते चले गए और जुडिशनल कमीशन बन गया और किसी भी मरहले पे ये साबित हो गया कि बड़ी बड़ी सीटों पे जहाँ वज़रा बैठे हुए हैं यहाँ पे धांधली हुई थी और इलेक्शन में बड़े पैमाने पे प्लान धांधली हुई, अगर ये बात साबित हो गई तो फिर दोबारा डेफिनेटली री इलेक्शन कॉल हो सकते हैं। मिड टर्म इलेक्शन 2.5 साल के बाद हो सकते हैं। तो इन बुनियादों पे हो सकता है। मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ जो आपने सवाल किया था कि इंडिया मसले कश्मीर पे जो है वो सीरियस है कि नहीं है। तो वो तो बहुत सीरियस है और उसने मसले का लफ्ज़ निकाल दिया है। वो तो कहता मसला कश्मीर तो है ही नहीं, वो तो कहता सिर्फ कश्मीर है और कश्मीर हमारा अटूट अंग है। तो वो तो बड़े सीरियस हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। उनके मुल्क में स्टेबिलिटी हो या ना हो, उनकी जितनी बड़ी जमहूरियत है उधर भी बहुत मसाइल हैं। उधर भी आज़ादी की को 17 से ज़्यादा जो है वो जंगें चल रही हैं, उनके अंदर भी टेररिज्म चल रहा है। लेकिन वो किसी भी बात को बहुत सीरियस लेके चलते हैं। देख लें मुंबई अटैक्स हुए, उन्होंने उसको बहुत सीरियसली लिया। उनकी कौम में यकजहती है, वो कौम फरार नहीं होती। अगर आप देखें कि वहाँ पे अभी सिटिंग वज़ीर आला को जो है वो केस चला है, उसके बाद सज़ा हुई है, वो जेल में गए। जलावतनी नहीं काटते, मुल्क छोड़ के भाग नहीं जाते। संजय दत्त इतना बड़ा अदाकार है, वो किसी भी वक्त दुबई भाग जाता, उसके बाद मुल्क से बाहर निकल जाता और अपने काम जारी रखता। लेकिन वो अपने मुल्क में रहा, उसने केस सुना, सज़ा हुई, अब वो सज़ा वहाँ पर काट रहा है। तो वो हमसे बहुत बड़ी जमहूरियत है और मैं इस बात पर उस्मान साहब के साथ मुत्तफ़िक हूँ कि उनका हाउस ऑर्डर में है बहुत ज़्यादा। उनकी एक इंटरनेशनली वैल्यू है और उन्होंने अपनी वैल्यू मनवाई है।
तो हमारे जो हुक्मरान हजरात है या लीडर हजरात तमाम हैं, तो बाकी तमाम मामलों में तो वो अपने आप को मनवा लेते हैं। तो इस मामले में उन्हें दिन ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है कि जब हाउस ऑर्डर में होगा फिर वो बात शुरू करेंगे। ये बात तो रात दिन होनी चाहिए मसला कश्मीर के ऊपर, और फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। कश्मीरियों का जितना एहतसाल हो रहा है, वहाँ जो लोग मर रहे हैं, वो किस बात का वेट करेंगे? अगर अपने किसी बच्चे को खराश भी आ जाए तो हेलीकॉप्टर में बिठा के इलाज के लिए भेजा जाता है, या फ़ौरन बाहर के मुल्क इलाज के लिए भागा जाता है। तो वहाँ तो लोग मर रहे हैं, औरतें किस हालत में वहाँ पे रह रही हैं, हर वक्त खौफ का आलम उनके पास तारी रहता है। तो ये तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर इस मसले को हल करना चाहिए, और उसको हर फोरम पे जाके इसको स्ट्रांगली जो है ना बात करनी चाहिए। अच्छा, इससे पहले कि मैं लोधी साहब आपके पास हूँ, मैं उस्मान साहब से क्विक पूछ लूँ कि पूरे मामले में जो है वो आप ओबामा हुकूमत को जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कहाँ देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि कोई उनमें कोई संजीदगी का आंसर पाया जाता है मसला कश्मीर के हवाले से, या एशिया में, पूरे एशिया में अमन के हवाले से? जब अमन की बात की जाती है तो मसला कश्मीर सबसे पहले बंदे के जहन में आता है कि उसको हल किए बगैर शायद कोई अमन, पायदार अमन जो है वो नहीं अमन में लाया जा सकता। तो आप क्या समझते हैं कि जो अमेरिका या ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन वो कोई इस बारे में संजीदा है? देखें, जो मुल्कों के मफादात जो होते हैं ना, वो बेसिकली म्यूचुअल इंटरेस्ट पे बेस करते हैं, राइट? उनका कोई किसी से रिश्तेदारी या भाईचारा नहीं होता है, राइट? अमेरिका जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त को बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। उसकी एक अहम वजह ये है कि अमेरिका के इंडिया के साथ जो इकनॉमिक रिलेशनशिप हैं वो बहुत ज़्यादा बूम कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि जो मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो बेसिकली मुफादात पर मुहसर होते हैं। दूसरी अहम बात ये कि जो इंडिया है उसकी हद दर्जा हट दर्मी है कि वो किसी भी इशू को, एक मसला कश्मीर को किसी भी तीसरे मुल्क के साथ इंटरलिंक नहीं करना चाहता, और उसकी जस्टिफिकेशन वो शिमला मुआहदा और ये वो सारे इश्यूज़ बनाता है। तो मैंने जैसा कि आपको कहा कि ये बहुत डेलिकेट किस्म का इशू है, बहुत पेचीदा किस्म का इशू है, और वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें मज़ीद पेचीदगी आ गई है, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप हैं वो चेंज हो गए हैं 47 की निस्बत आज के मतलब। तो इसमें हमें अब, जैसा कि मैंने आपको पहले बार बार इसी चीज़ पे एम्फसाइज़ किया कि हमें अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। जब तक हम अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाएंगे, हम अच्छे तरीके से बारगेन नहीं कर सकते हैं, और इसी चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देना, बाहर बैठकर बातें करना बहुत आसान होता है, जी ये कर दें, वो कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, जैसा कि बहुत से सियासतदान और बहुत से सहाफ़ी, जैसे उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ने कहा था कि हमारे पास टीम। जी हाँ जी, टीम की जहाँ तक बात आती है मैं आपको अभी क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो मैंने आपको जैसे कहा, हमें अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना है। हमसे जो माजी की गलतियाँ हुई हैं अब हमें मेक श्योर करना है वो गलतियाँ वापस ना हो। हमें अपने आप को पोलिटिकली स्ट्रॉन्ग करना है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि हम एक अच्छी बारगेन पोजीशन में आ जाएंगे। जहाँ तक मेरे दोस्त ने टीम के हवाले की बात की, तो मुझे तो इस तरह लग रहा है कि जिस तरह मेरे साथ 2 मुखालिफ पार्टी के लोग बैठे हैं, ना कि एक मुखालिफ पार्टी और एक कोई इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हो। तो जहाँ तक टीम का मतलब आप देख लें, इकॉनमी से लेकर लोड शेडिंग सब इशू के ऊपर इम्प्रूवमेंट आ रही है। सिर्फ लोगों ने जिन्होंने एक बाइस नज़र से देखना है वो देखने के काबिल नहीं देखेंगे। इकॉनमी को आप देख लें कि स्टॉक मार्केट जो है 1947 से लेकर 2013 तक 19,000 इंडेक्स पे थी, 2013 से 2015 तक 34,000 इंडेक्स पे चली गई है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही आती है ना स्टॉक एक्सचेंज में, एक गेटवे होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने का। महंगाई जो थी वो 10% पे थी जब मियाँ नवाज शरीफ है, आज 6% पे है जो CPI होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, राइट? और आज आपने देखा वो इस्लामाबाद गए हैं, मुख्तलिफ मार्केट्स में गए हैं, लोगों से मिले हैं, और लोगों ने इस बात की तईद की है कि पेट्रोल की प्राइसेस भी नीचे आई हैं, और जो है दूसरी एशिया खुर्दनोश की प्राइसेस भी नीचे आई हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं लोड शेडिंग के ऊपर 1.5 साल के अंदर तमाम इंडस्ट्रियल एरियाज़ के ऊपर, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर लोड शेडिंग ख़त्म कर दी गई है। कंज्यूमर के ऊपर अभी भी लोड शेडिंग ज़रूर है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर तमाम लोड शेडिंग है वो ख़त्म हो चुकी है। देयर इज़ नो मोर लोड शेडिंग इन एनी इंडस्ट्री इन पाकिस्तान एट दिस स्टेज नाउ, राइट? और आप देखेंगे इंशाल्लाह अगले 3 साल के अंदर हम कंज्यूमर को भी जो लोड शेडिंग का इशू उसको इम्प्रूव करेंगे, लोग इसी तरह हंसते रह जाएंगे, और इंशाल्लाह हम डिलीवर करके 2018 का इलेक्शन भी जीतेंगे इंशाल्लाह। लोधी साहब, जब ये पेट्रोल की कीमतों की बात कर रहे थे तो आप मुस्कुरा रहे थे, क्या आप नहीं समझते कि ये पेट्रोल की कीमतें जो नीचे आई हैं, महंगाई में भी थोड़ी बहुत जो कमी आ रही है, ये हुकूमत को क्रेडिट देना चाहिए? आप क्या समझते हैं? मैं कहता हूँ जी, उस्मान साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, ही इज़ पुटिंग गुड स्पिन ऑन थिंग्स। अगर इंटरनेशनल प्राइसेस कम हो गई पेट्रोल की, अगर वो PML का उसमें हाथ है तो थैंक यू
मैं तो कुछ नहीं कह सकता। बल्कि पेट्रोल के प्राइसेस कम होने से पहली दफ़ा मेरी ज़िंदगी में मैं पहली दफ़ा सुना है कि जी क्राइसिस हो गया मुल्क में, और क्योंकि लोगों ने पेट्रोल शायद पीना शुरू कर दिए हैं, क्या पेट्रोल ख़त्म हो गया। ये पेट्रोल कम होने से ये हुआ है। लोड शेडिंग की बात करते हैं तो सर्कुलर डेट कहाँ पे है, क्या हुआ सर्कुलर डेट का? 500 बिलियन रुपया दिया गया, ऐसे करके दे दिया, कहाँ गया वो पैसा? डोंट नो। एक साल बाद ये असद उमर साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी इस वक्त कि जी दिस इज़ नॉट गोइंग टू गो अवे, दिस इज गोइंग टू कम बैक इवन स्ट्रॉन्गर। साल नहीं गुजरा वो वापस आ गया। आपकी पेट्रोल प्राइसेस अगर कम हुई हैं और बाकी चीज़ों की कीमतें कम हुई हैं, उसमें हमारी हुकूमत का कुछ लेन देन नहीं है, रत्ती भर का भी। इंटरनेशनल मार्केट में शेल की वजह से, प्रोडक्शन की वजह से इंटरनेशनल मार्केट जो 150 की तरफ जा रही थी, अब 40 से 45 डॉलर के करीब पड़ी हुई है बैरल की। दैट इज़ गोइंग टू हैपन। हमारी तो उतनी कीमत आई नहीं नीचे जितनी आ जानी चाहिए थी। बेनिफिट अभी भी पास ऑन नहीं किया गया। इस वक्त तो गवर्नमेंट को बहुत बेनिफिट हो रहा है। एक वो विंडफॉल मिल गया है क्योंकि अभी तक वो ड्यूटीज़ उसी लेवल पे रखी हुई हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे ला रहे हैं, और उसमें भी वो 10 रुपये कम करते हैं, पेट्रोल पे शॉर्ट हो जाता है। डिस्पाइट ऑल द प्लानिंग, ऑल द विजन, ऑल द केबल पीपल एट होम, फिर भी ये हो रहा है। आप कहते हैं जी लोड शेडिंग ख़त्म कर दी, नंदीपुर प्रोजेक्ट तस्वीरें खिंचवा ली, क्या बना? गिडानी का प्रोजेक्ट क्या बना? क्या हो रहा है उसके बारे में? हमारी प्रोडक्शन कहाँ जा रही है? प्रोडक्शन हो क्यों नहीं रही? हमारे ये सर्कुलर डेट्स क्यों ख़त्म नहीं हो रहे? दैट इज़ द थिंग दैट नीड्स टू बी सॉल्व। और नहीं जब तक सॉल्व होगा ना हमारी लोड शेडिंग ख़त्म होगी। सर ये जो कह रहे हैं कि इंडस्ट्री के जो अंदर जितनी भी लोड शेडिंग थी वो हमने प्रोवाइड किया, अब ख़त्म हो गई है, तकरीबन ख़त्म हो गई है। इसी तरह से 1 साल 1.5 साल के अंदर ये ख़त्म हुई है, तो साल 1.5 साल के अंदर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान के जो दूसरे सारफ हैं उन्हें भी पूरी तरह। सर भाई अगर सिर्फ हम सोच लें कि जी ऐसे खुद ही सही हो जाएगा, फिर तो नहीं होगा। आपका सर्कुलर डेट हमने कहा था जी 500 अरब रुपया दे देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, नहीं हुआ। आपकी प्रोडक्शन और जहाँ तक डिमांड सप्लाई ठीक नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी। आप भाई इस पे कोई काम नहीं माजरत के साथ जहाँ पे आप समझते हैं कि आप इनसे कोई डिफर करते हैं, आप बोल सकते हैं। ये नहीं कि आप आपकी बारी पे बोलेंगे। नहीं, मैं बोलूंगा तो अपनी बारी पे बोलूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से ये कुछ ऐसी बात में आप नहीं, उससे एक लाहासिल किस्म की बहस होती है। अगर आप मुझे मौका देते हैं तो मैं बिल्कुल उस बात का जवाब दूंगा। देखें, इनकी बात भी जो है वो सारी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स है। सर्कुलर डेट का क्या बना, उसका क्या बना, और दुनिया की ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई, ये वो आ गई। इन्होंने लगता है ये कोई होमवर्क करके नहीं आए, सिर्फ एक स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देने के लिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइस नीचे आने का फ़ायदा पाकिस्तानियों को किस तरह हुआ। ठीक है जी। जब प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो ये ब्लेम सारा हुकूमत पे डाल देते हैं, जब नीचे आती हैं तो उसका क्रेडिट इंटरनेशनल प्राइसेस पे दे देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में लोगों को प्राइसेस नीचे आने का फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि साउथ एशिया का जो रीजन है, जो कि हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं, उसमें पाकिस्तान में तेल आज सबसे लोएस्ट है। पर डॉलर रेट अगर आप आज देखें, जो कंज्यूमर रेट है उसमें सबसे लो है। पाकिस्तान में जो इस वक्त रेट है डॉलर का तेल, वो 0.68 पेंस है। इंडिया में वो रेट जो है $1 और 3 पेंस पे है इस वक्त। अफगानिस्तान में 0.96 पेंस पे इस वक्त चल रहा है। बांग्लादेश में 0.95 पेंस पे डॉलर पे इस वक्त रेट चल रहा है। तो हमने तो मुकाबला अपने जो इलाके के लोग उनसे करना है ना, यानी कि दूसरे ममालिक जो हमारे हमसाए हैं उससे 30% प्राइजेस नीचे रखी गई हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नीचे आई हैं, लेकिन उसका ज़्यादा बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अवाम को दिया है, जो ये चीज़ रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है। आप अभी बेशक इंटरनेट पर सर्च करें और जो ग्लोबल पेट्रोल प्राइजेस इंडेक्स है उसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की प्राइसेस सबसे लोएस्ट हैं साउथ एशिया रीजन में। वो ममालिक भी अंडर डेवलप्ड है ना, उन ममालिक में भी गुरबत है, और तकरीबन मोर और लेस तमाम साउथ एशिया के ममालिक की जो पर कैपिटा इनकम है एक जैसी है। लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा उसका जो है वो बेनिफिट आवाम को दिया गया है, जो कि इनको नज़र नहीं आएगा। लेकिन इंशाल्लाह वो हमारी पॉलिसी है, हम कैरी ऑन करते रहेंगे उस चीज़ को, और इंशाल्लाह अगले 3-3.5 साल में और बेहतरी आएगी। नसीम सिद्दीकी साहब, आप इस बारे में कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि एक मेरा भाई बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, पता नहीं उसका मतलब ये क्या लेते हैं। वो जिस तरह, या फिर शामिल कर लें शहबाज शरीफ वगैरह को भी कि मैं पेट फाड़ के पैसे ले आऊँगा और उसको घसीटूँगा ज़मीन के ऊपर, फांसी लटकाऊँगा। तो ये तो सबकी आदत होती है। हमारा कोई बाइस नज़रिया नहीं है। मेरे सबसे ज़्यादा अच्छे जो ताल्लुकात हैं वो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। लीडर हजरात से लेके जितनी उनकी यहाँ पे काबीना है या जितने जानने वाले हैं, सब मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे। हम क्रिटिसाइज़ करते हैं पॉजिटिव वेज में, और जो खामियां नज़र आ रही होती हैं, बिल्ली को देख के आंखें हम बंद नहीं कर लेते। हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त अच्छा परफॉर्म करें। मैं हल्फिया बयान देता हूँ, आप कुरान पाक यहाँ पे ले आएँ, ये भी उठा लें, मैं भी उठा लेता हूँ। मैं अभी पाकिस्तान से होके आ रहा हूँ,
1 महीना वहाँ पे रहूँ। बिजली का वो बुरा हाल है, ये कहते हैं बिजली आ गई, पता नहीं ये बिजली वो नरगिस को कहते हैं या किसको कहते हैं, कौन सी बिजली आ गई है, कोई बिजली नहीं है। बिजली का वही हाल है, 12-12 घंटे लाहौर शहर में बिजली अवेलेबल नहीं है। उससे बड़ा जो लोगों के मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूँ, फिर हल्फन कह रहा हूँ, लोगों के अल्फाज थे कि यार जरदारी का दौर बेहतर सी, गैस ते आंदी सी, इनके दौर में गैस भी नहीं आ रही वहाँ पे। मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम गैस की 18 घंटे लोड शेडिंग देखी है। सुबह 6 बजे मैं अलार्म लगा के उठ के मैं गीज़र ऑन किया करता था। बूढ़े लोग ठंड में मर रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं है। ये बातें क्या कर रहे हैं कि बड़े मीठे ख्वाब दिखा रहे हैं। 2 साल में क्या परफॉर्मेंस दी है। पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आई हैं, दुनिया में आई हैं ना, ठीक है, हुकूमत को भी हम क्रेडिट देते हैं क्योंकि जी गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट करवाया। लेकिन जो हशर पाकिस्तान में हुआ है, लाइनें लगी हुई हैं, पेट्रोल माफिया इनका फिर उसमें अपना काम दिखा गया, मिलियंस ऑफ डॉलर बना गया। ये तो दुनिया में कहीं और नहीं हुआ। अगर ये क्रेडिट लेना चाहते हैं तो वो क्रेडिट भी लें कि इनका जो माफिया है उसने मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो इसी अपना ब्लैक मार्केटिंग में बनाया। ये तो इनकी गवर्नेंस है। गवर्नेंस तो कर नहीं पा रहे, हाउस ऑर्डर में लाएंगे, ये पता नहीं किस तरह लाएंगे। ये तो हाउस ऑर्डर में ले आए। बिजली की लोड शेडिंग तो कम नहीं हुई, ज़्यादा हो गई है। गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई, उसके बाद पेट्रोल की लोड शेडिंग शुरू हो गई, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्री की बात करते हैं। ये कहते हैं होमवर्क नहीं किया। ये अभी मुझे फिगर्स बताएं कि कितनी फैसलाबाद से इंडस्ट्री बांग्लादेश गई है और इनके 2 साल में कितने लोग बांग्लादेश से इंडस्ट्री वापस लेके आए हैं मुल्क के अंदर। अगर परफॉर्मेंस अच्छी है फिर उन इंडस्ट्रीज़ को चाहिए ना कि वो अपनी इंडस्ट्री वापस लेके आ जाएं। ये पाकिस्तान के हालात बेहतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान से मैं इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मज़ीद लोग इस वक्त बोस्निया जा रहे हैं, बोस्निया में जाके अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं। पाकिस्तान से इंडस्ट्रियलिस्ट भाग रहा है। 2 साल इनकी हुकूमत को हो गए, बाकी 2 साल गुजरते पता भी नहीं चलना। तो कौन सी परफॉर्मेंस किस बात पे बाइस्ड नजरिया। पाकिस्तान अगर अच्छा हो, तरक्की करता नजर आए तो हम बड़े खुश होंगे जनाब। 8-10 साल जिस तरह से मुल्क का हाल किया गया है उसको संभालने में तकरीबन 5-7 साल तो लगेंगे ना, पर इतनी जल्दी तो नहीं। आप इकोनॉमिक जो है बिल्कुल बैठी हुई हो, बुरा हालात हो हर तरह से, तो किस तरह से ये लीडर हजरात, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ मेरी सर आंखों पे, अगर इनकी डायरेक्शन ठीक हो, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, अभी भी हैं, इनको क्रिटिसाइज़ इनके मुंह पे भी करते हैं। चौधरी सरवर साहब गए हैं वहाँ पे, एक अच्छे जेस्चर में गए थे। उन्होंने इतना बड़ा काम किया वहाँ पे, GST प्लस आपको लेके दिया। आपको तो कोई यूरोप में घास भी नहीं डाल रहा था। ये चौधरी सरवर, साजिद करीम, इन सब का मुश्तरका काम था जिसकी वजह से आपको इतनी बड़ी वहाँ पे मिल गई। अगर आपको इनकी डायरेक्शन मुझे सही नज़र आ रही हो कि ये सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मैं खामोश होकर बैठूँ कि नहीं यार चलो 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। मैं अपने भाई से पूछता हूँ, उस्मान साहब से, ये मुझे बताएं कितनी इंडस्ट्री बांग्लादेश से वापस आई है 2 साल में। ये बात करते हैं बिजली की। बिजली को मैं आपको अल्फन बता रहा हूँ, मैं अभी लाहौर में रह के आया हूँ जो कि बड़ा शहर है। रात को लाहौर में निकलो तो लगता है आप जंगल में ट्रैवल कर रहे हैं, ना स्ट्रीट लाइट है। जो लगाई हुई है इन्होंने सोलर लाइट्स, वो तक नहीं जल रही। यार मुझे ये बताइए ना, क्या करप्शन का दौरा है, पैसा खाई जा रहे हैं। मुझे तरस आता है इन लोगों पे जो यहाँ बैठ के इन लोगों की हमायतें करते हैं और वो लोग करोड़ों से अरबपति से पता नहीं बिलियनर्स बनते चले जा रहे हैं और ये लोग उनको सपोर्ट करते हैं। बैठ इनका जवाब लेना चाहेंगे कि आप किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे। मेरे दोस्त, मुझे उनसे कोई ज़ाती किसी किस्म का मसला नहीं है, लेकिन आप देखें कि एक सिर्फ तनकीद, बराए तनकीद और बराए तनकीद, राइट, और उसमें भी एक जनरलाइजेशन है। जब मैंने अपनी सारी बात जो है फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बात की है, शायद मेरे दोस्त ने मेरी बात को तवज्जो से नहीं सुना। मैंने इन्हें कहा कि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री में जो लोड शेडिंग है वो ख़त्म कर दी है, कंज्यूमर में अभी लोड शेडिंग है और इंशाल्लाह 2018 तक उसको हम बेहतर करेंगे। अब ये 1.5 साल में क्या चाहते हैं हमसे? 1.5 साल में क्या चाहते हैं हमसे कि हम 1.5 साल में जो 6-7-8 हज़ार मेगावाट है वो पैदा कर दें? यू नो, दिस इज साउंड लाइक रिडिकुलस टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। जब से PMLN की गवर्नमेंट आई है 2000 मेगावाट का नेशनल ग्रिड में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से इंडस्ट्री को पास ऑन किया गया है। अब ये स्ट्रेटेजिक चॉइस थी क्योंकि हमें इंडस्ट्री को पहले देना, क्योंकि लोगों का ब्रेड एंड बटर इंडस्ट्री से रिलेट है, इकॉनमी का उससे ताल्लुक है, और इंशाल्लाह अब हम कंज्यूमर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मार्च 2016 में कायद-ए-आज़म सोलर पार्क जो है वो प्रोडक्शन में आ जाएगा और काम फुल स्केल पे जारी है। मैं आज उसकी सारी स्टडी और फिजिबिलिटी दे के आया हूँ। नीलम जेलम जो हाइडल प्रोग्राम है वो 1000 मेगावाट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, थिंग्स आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, लेकिन एक लोगों में हर वक्त एक हैजान बरपा रखना, एक तनकीद बरकर रखना। आप मेरिट पर तनकीद करें, जो गलत चीज़ है
ऑयल की जो शॉर्टेज है हम उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। मेरे ख्याल से उसमें नेग्लिजेंस थी, गवर्नमेंट ने उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है, ब्यूरोक्रेट्स को मुअत्तल किया है और जी मैं जवाब दे दूँ और बहाल हो गई। 5-6 दिनों का सिर्फ प्रॉब्लम थी। वजीर मौसूफ को क्यों नहीं किया? 5-6 दिनों की उसमें प्रॉब्लम थी और उससे ज़्यादा नहीं थी। दूसरी बात यह कि मेरे भाई ने बात की कि इकॉनमी जो है वो लोग जा रहे हैं। मैंने अपनी बात शुरू में आपको कही कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है 1.5 साल में 14,000 इंडेक्स ऊपर गई है। मुझे नहीं मालूम मेरे भाई क्या स्टॉक मार्केट को समझते हैं। स्टॉक मार्केट में जो ज़्यादातर समय है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है जो कि आपकी अपनी इंडस्ट्री में लग रही है ना, कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं ना वहाँ पर, जिसकी वजह से कॉर्पोरेशन टैक्स बढ़ता है और वो आपका रेवेन्यू जो है इंक्रीज़ होता है। दूसरा मैं अपने भाई की नॉलेज में एक और इजाफा कर दूँ कि जब PMLN गवर्नमेंट आई थी GDP ग्रोथ रेट 3.7 थी। पिछले साल वो 4.2% है और इस साल हम 5% पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसी तरह बाय 2018 तक उसको 7% पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये आप 1.5 साल में रॉकेट साइंस तो कोई नहीं है हमारे पास कि हम हर चीज़ को रातों रात ठीक कर दें। मकसद कहने का ये है कि मुल्क के मसाइल बहुत ज़्यादा थे जब हमने गवर्नमेंट ली। इकॉनमी आपकी डाउन थी, टेररिज्म हर तरफ थी, लोड शेडिंग आपकी बेबाती, ये चीज़ें हमने इनहेरिट की हैं। इसमें कहीं ना कहीं बेहतरी है और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अब जायज़ तनकीद ज़रूर करें, लेकिन जो काम अच्छे हो रहे हैं उस पर एक पॉजिटिवली कॉम को एक छोटा सा जवाब मौका देते हैं। PTI वाले भी बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूँगा। मैंने इनसे ये बात की, देखें ये मेरे भाई हैं, मुझे भी इनसे कोई इख्तलाफ नहीं, क्योंकि ये एक चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं। मैं भी फैक्ट्स एंड फिगर पे बात कर रहा हूँ। आप मीठी मीठी बातें जितनी मर्जी कर लें, अभी एक आप गरीब इंसान के पास जाए, गरीब आवाम के पास जाए, उससे कहें जी GDP और वो कहेगा कि होता है जी सट्टा खेलते हैं ये बैठ के, उसके अंदर भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी उसको ऊपर नीचे करना कौन सी बड़ी बात है। बात ये है कि क्या रोटी मिल रही है गरीब आवाम को, क्या गरीब आवाम को बिजली मिल रही है, गैस मिल रही है, ये सारी सब्जी मिल रही है, ठीक है, ये सारी ये चीज़ें बताएं ना। हम तो ये भी अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको सारी फैसिलिटीज़ होंगे। इन्होंने कहा जी दहशतगर्दी बेहतर हो रहा है। कभी 150 बच्चा स्कूल में मरा था, दहशतगर्दी बेहतर हुई है इनके दौर में। अभी वहाँ पे 60 लोग उसके बाद फिर मर गए शिकारपुर में। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट का कसूर है, ठीक है, दे मस्ट बी ट्राइंग कि भाई हालात बेहतर हो जाएं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इनके हालात बेहतर हुए। कभी पेशावर जैसा वाक़या किसी हुकूमत के दौरान नहीं हुआ, कभी शिकारपुर में 60 लोग अभी फिर उसके बाद मर गए, ठीक है ना। आपको ये मुझे मेरे भाई बताएं कि छोड़ दें स्टॉक एक्सचेंज को, GDP को, ये आम आवाम को बातें नहीं समझ आती। ये बताएं जी चौधरी निसार क्या एक्शन ले रहे हैं, बीइंग एन इंटीरियर मिनिस्टर, उनका क्या विज़न है और वो किस चीज़ को आगे लेके आ रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब पेट्रोलियम के वज़ीर हैं, वो कहते हैं जी बयान बदलते हैं। पहले जी वो कहते हैं जी बहरान नहीं है, पेट्रोल की कमी ज़रूर है। अब ये मिनिस्टर का बयान, जब कैमरा हम लोग डालते हैं कि ये लाइनें लगी हुई हैं मीलों लंबी, तो इसको बहरान नहीं कहेंगे। कहते हैं हाँ बहरान है इसलिए कि जी पेट्रोल सस्ता हुआ था तो लोगों ने ज़्यादा भरवाना शुरू। यार आप मुझे खुद बताएं कितने स्टूपिड बयान है। कौन टैंकी में क्या 2 टैंक भरवा लेगा? टैंक जितना ही डलवाएगा ना। अगर सस्ता भी हो रहा है, लोग डलवा रहे हैं, तो दोबारा वो तभी आएंगे ना जब उनका टैंक खाली होगा, ज़रूरत पड़ेगी तो आएगा। तो पेट्रोल तो जो ज़रूरत आपकी इन ऑल है उसको वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। फिर इन्होंने इन्हीं से अभी आप जवाब ले लें कि ये बताएं ना, जब इंडस्ट्री को इन्होंने बिजली पूरी फराहम कर दी है तो कितनी इंडस्ट्री बांग्लादेश या बोस्निया से वापस पाकिस्तान में आ गई है। वो ये कह रहे हैं ना कि जब GDP आपका ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो लोग वापस आ रहे हैं, वो अपनी इनपुट डाल रहे हैं। आप क्या ऐड करना चाहेंगे? देखिए 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर कर दूँ। उस्मान साहब ने बहुत अच्छा कही स्वीपिंग स्टेटमेंट, बस स्वीपिंग स्टेटमेंट तो नहीं, मैं तो क्लियर बात कर रहा हूँ। सर्कुलर डेट कहाँ था, आज कहाँ है, क्लियर 600 बिलियन का तकरीबन हो गया हुआ है, इट्स स्टिल देयर। नंदीपुर प्रोजेक्ट का क्या बना, गडानी प्रोजेक्ट का क्या बना, व्हाट्स हैपेंड टू दीज प्रोजेक्ट्स। मैं कोई जनरलाइज नहीं बात कर रहा, ये नहीं कह रहा कि प्रोजेक्टों का क्या बना। मैंने इन 2 प्रोजेक्ट का नाम लिए, मुझे बता दें क्या बना। सर्कुलर डेट का क्लियरली कहा है ये 600 बिलियन हो गया है, ये क्यों हो गया है और आगे इसके लिए क्या हल है। क्या फिर पाकिस्तानी अवाम 600 बिलियन अपनी जेब से निकाल के दे देगी इन IPPs को कि जी ले जाओ इनको? आपके IPPs जो हैं वो सॉवरेन गारंटी वो करने वाले हैं, पहली दफ़ा हो रहा है, क्यों? अब अगर आप बात करते हैं कि जी हमने सब की चीज़ें ठीक कर दी हैं और चीज़ें सही हो जाएंगी, 1-1.5 साल में नहीं हो सकता था। देखिए उस्मान साहब 1.5 साल में कोई मिरेकल नहीं होने वाला जो 70 साल के मसले हैं, लेकिन आपकी इंटेंशन क्लियर नज़र आनी चाहिए और वेरी क्लियरली एक्शन होना चाहिए कि जी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ये काम हमने कर लिया है। आपके अभी भी मुल्क के जितने भी इदारे हैं उनका वही हाल है। कोई ख़राब भी हुआ है, बेहतरी की तरफ मुझे बता दें कि एक डिपार्टमेंट, एक इंस्टीट्यूशन, एक
इंडस्ट्री ठीक हो गई हो। चलिए इसका अभी तक हेड्स नहीं लगा सके, डिपार्टमेंट्स के हेड्स नहीं है। डिपार्टमेंट हेड ही नहीं है। छोड़ जी, यही का क्या हाल है, रेलवे क्या हाल, जीडीपी ऊपर गया है, ये नीचे गया है, ये हुआ है, ये हुआ है, ये आम फैम जो बंदा है उसको शायद इतनी नहीं पता होगा। उसको ये पता होगा कि यार पहले जो है वो इतने रुपए की ये चीज़ आती थी, अब कितने की आ रही है, और बिजली पहले जो इतनी देर जा रही थी अब कितनी। आम बंदे को ये चीज़ें चाहिए, और फिर आप बहुत सारे इनके जो क्यों हैं उनका भी आप साथ जवाब दे देखें। एक तो मेरे दो मुखालिफ आपने बैठाए और मैं अकेला हूँ, अब मुझे वक्त मुखालफत की निस्बत उतना बराबर ही मिलना चाहिए। मुखालिफ नहीं है वो, सिर्फ मुझे तो सिर्फ यही लग रहा है कि वो मुस्लिम लीग नून की मुखालफत कर रहे हैं। एक मिनट, यहाँ पे तहरीक इंसाफ वाले बैठे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है इनकी। हाँ जी, ये एक सूबे में हुकूमत है, स्टेक होल्डर्स एक्चुअली, राइट। तो अमीर से अगर 70% हमारी तरफ थ्रस्ट है क्रिटिसिज्म का, तो 30% तो इनके ऊपर भी बनता है ना। सवाल आना चाहिए ना। अब मैं इनकी दोस्त की बात का फिर से क्लियर कर दूं। मैंने ये सारी बातें अपनी पुरानी बात में की हैं, और मैंने उसमें सबसे अहम बात की है जो इन्फ्लेशन है वो 10% से 6% पर आ चुकी है, यानी कि महंगाई ऊपर नहीं जा रही, नीचे आ रही है। और जो मेरे दोस्त बात कर रहे हैं कि आम लोगों को उसका क्या फ़ायदा, उसका भी मैंने पहले जवाब दिया। आज मियां नवाज शरीफ खुद मार्केट्स में गए हैं, उन्होंने लोगों से पूछा है, बात की है, उनकी राय ली है, और सब ने अक्रॉस द बोर्ड, मैंने वो वीडियो देखी है, एक रैंडम टूर था, उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि सब्जियों के रेट नीचे हैं, ट्रांसपोर्ट के किराए नीचे आ रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे, नीचे आ रहे हैं। अब फिर ये कह देंगे जी आम बंदे को क्या मिला। ये प्रोग्राम का वो खत्म होता जा रहा है, सिर्फ एक मिनट, हाफ मिनट में आप कुछ ऐड करना चाहते हो प्लीज। आपको पता है किसी भी दौर में कोई भी हुक्मरान जब किसी ऐसी जगह पे जाता है तो वो सारी प्री अरेंज जगह होती है, उसके बाद ना वहाँ सब्जी वाला होता है, ना वहाँ पे जो कैंप लगाए जाते हैं, ना बिस्तर मौजूद होते हैं, ना जो डॉक्टर होते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं, मीरान के वज़ीर हम जाके पूछ रहे हैं जी बैंगन कितने का, आलू कितने का, उनको पता ही नहीं कितने का है ना। तो ये चीज़ें, कोई बात वही है कि आवाम को क्या मिल रही है, आवाम को रोटी बिजली पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जिस दिन देंगे उस दिन मैं सबसे बड़ा PML का सपोर्टर हो जाऊँगा। जी लोधी साहब, मेरे जी सवाल वहीं का वहीं है। मैंने कहा जी सर्कुलर डेट वहीं का वहीं है। बिजली आप कहते हैं बहुत 2000 मेगावाट और ऐड कर दी, कहाँ गई? पेट्रोल कहाँ गया? गैस कहाँ गई? पानी कहाँ गया? आवाम को क्यों नहीं मिल रहा? दहशतगर्दी के ऊपर हमने जो एक्शन किया है, जो APC बुला के हमने सपोर्ट दी है सब चीज़ों को। इसके जवाब में ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें किस हद तक जो है वो आपने उस पर किया है? खैबर पख्तूनख्वा में जी बिल्कुल क्लियरली मैं बताता चलूँ कि हर इंस्टीट्यूशन को रीबिल्ड करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो इंस्टीट्यूशन जो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर सकें। पुलिस इज़ एन एग्जाम्पल, जुडिशरी इज़ एन एग्जाम्पल, क्योंकि ये चीज़ें जहाँ पे बात करते हैं कि जी एक दिन में ठीक नहीं हो जाएगा, आई एक्सेप्ट एंड आई एग्री, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ता है, पहला स्टेप लेना पड़ता है टू गेट टू द डेस्टिनेशन। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, आप अगर जल्दी से कुछ कह दें तो फिर। जी मैं थोड़ा सा तो प्रोटेस्ट करूंगा, आपने मुझे वक्त दोनों की निस्बत बहुत कम दिया, लेकिन बहरहाल मैंने मेरे खास से अपनी तमाम बातों में इस चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से अदा किया कि महंगाई, मईशत, लोड शेडिंग और जो दहशतगर्दी है, उस तमाम चीज़ों में पिछले 1.5 साल की निस्बत पहले से कुछ हद तक या बहुत हद तक बेहतरी है, और इंशाल्लाह बाय 2018 तक उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। जो लोग हैं वो तनकीद करते रह जाएंगे, जो जिनका एक वन साइडेड माइंड है, और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। वज़ीरा की मौजूदगी में लाइक ये आपके क्या नाम है, वज़ीर रेलवे हैं जो ये हो गए, परवेज़ रशीद साहब हो गए, खाकान अब्बासी साहब हो गए, इन्हीं की देखिए खाकान, जहाँ तक तेल का इशू है, मैंने आपको कहा कि मैं अपनी गवर्नमेंट के ऊपर इस इशू के ऊपर क्रिटिकल हूँ। मेरे ख्याल से इसमें कुछ नेग्लिजेंस है। चाहिए ना जी, मैं आपने मुझसे सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं उस इशू के ऊपर क्रिटिकल हूँ। मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रॉम्प्ट और ज़्यादा रोबस्ट किस्म के एक्शन होने चाहिए। जहाँ तक रेलवे और PIA का ताल्लुक है, उनका खसारा भी पहले से कम हुआ है। PIA का खसारा 35 अरब का था, अब 18 अरब पे आ चुका है। बिल्कुल प्राइवेटाइज करने के चक्कर में जी, तो वो जाहिर बात है कि दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट जो है वो स्टेट रन नहीं बिजनेस करती है, वो उसको बिजनेस करती है। मैं फिर अपनी बात को कंक्लूड करूंगा, दोस्त के हवाला कर दूंगा। इंशाल्लाह बाय 2018 हमारी परफॉर्मेंस 2018 में 5 साल के ऊपर मैयर होगी, 1.5 साल के ऊपर मैयर होगी। खैबर पख्तूनख्वा में हालात बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई अच्छे नहीं है। PTI का जब धरना था वहाँ पे उनके चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को बिल्कुल मौजूद नहीं होना चाहिए था, इससे खैबर पख्तूनख्वा नेगलेक्ट हुआ है, उन्होंने उस वक्त बहुत बड़ी मिस्टेक की है। और अगर ये कहते हैं कि इलेक्शन का निज़ाम सही नहीं है तो इमरान खान और PTI को सेनेट इलेक्शन बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए, उन्हें सेनेट इलेक्शन का भी बाइकआउट करना चाहिए था। नाज़रीन, आज आपने प्रोग्राम देखा, हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनकी अपनी अपनी राय थी, उनकी अपनी अपनी एक लाइन थी, फ़िक्र थी, सोच थी एक मामले पर। किस हद तक वो सही कह रहे थे, किस हद तक आप उनको सही किस चीज़ का क्या ज़िम्मेदार समझते हैं,
आप बेहतर जानते हैं। इस वक्त लंदन स्टूडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।